नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्षेत्र में। शाहदरा ज़िला पड़ता है। ये दिलशाद गार्डन है, वार्ड नंबर है 219। यहाँ पर सभी पार्टियाँ एक्टिव हैं। जिस तरीके से आपने सुना भी है कि एमसीडी के चुनाव जो हैं वो नज़दीक आने वाले हैं और सभी पार्टियाँ जो हैं अब एक्टिव हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। इसी में हमारे साथ एक भंते जी हैं जो जुड़ चुके हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं एमसीडी के चुनाव में क्या इनको जनता वोट देगी और देगी भी तो क्यों देगी। आखिर बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो पिछले कार्य रहे हैं, जब भी वो सत्ता में रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, मायावती 4 बार जो है मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से उनके कार्यकाल देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर उनका बेहतरीन रहा है अपने कार्यकाल में। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छे कार्य रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के भी। फिर भी हम बातचीत करेंगे किन आधार पर इन्हें वोट मिलेगा, क्योंकि हम बता दें भंते जी जो है पहले इनका नाम था अशोक। अब क्योंकि ये भंते जी हैं, ये भंते नहीं थे तो अशोक कुमार नाम था इनका। लेकिन जब इंसान भंते बन जाता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम बन जाए चाहे कोई भी बन जाए, हमें एक और नाम दे दिया जाता है। इनका नाम है उर्फ विनयशील भंते जी। आखिर जनता, दिलशाद गार्डन की जनता इन्हें वोट क्यों देगी और किन मुद्दों पर देगी, किस आधार पर देगी। भंते जी, आपका पहले तो हमारे खोज खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपने हमें टीवी कैमरे पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। भंते जी, बात करें, एक भंते का काम होता है लोगों के समक्ष जाना, धर्म का प्रचार करना, बंधुत्व में मित्रता फैलाना, भाईचारा फैलाना। लेकिन एकदम अचानक आपके अंदर क्यों जागा कि मुझे चुनाव में लड़ना चाहिए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी धार्मिक काम में तो मैं बहुत आगे हूँ, और यही नहीं है, इतना आगे हूँ मैं काफ़ी दूर तक मेरा नाम है, यानी कार्य करने में। जुझारू तो मैं शुरू से ही हूँ। इतना जुझारू हूँ कि मैंने मेरे नाम से राजस्थान में किसी से भी पता कर ले, फ़ोन नंबर ले ले, और राजस्थान में मेरे नाम से स्कूल का स्थापना मैं खुद अपने आप से करके आया हूँ। राजस्थान में पिलानी जो शहर है, जो हिंदुओं का गढ़ है, वहाँ पर एक बुद्ध विहार की स्थापना की है। पिलानी से 2-2.5-3 किलोमीटर आगे एक बुद्ध विहार की स्थापना वहाँ की है मैंने। दूसरा, जो नवा गांव है, जो राजगढ़ के पास है, राजस्थान में राजगढ़ के पास, उसमें भी मैंने एक बुद्ध विहार की स्थापना की है। और ख़ुद अपने पास से मैंने 51,000 रुपये वहाँ पर दान दिए हैं बुद्ध विहार के लिए। अच्छा भंते जी, बात करें, आप प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से एमसीडी में, तो एमसीडी में क्या लगता है कि जो काम पहले की सरकार जब मौजूदा रही, बात करें हम, आप समझ ही गए होंगे, बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं के यहाँ के निगम पार्षद थे, क्या लगता है कि क्या काम ऐसे थे जो वो नहीं करा सके हैं? अगर आप जीत जाते हैं, और आप क्यों जीतते हैं ये भी हमें बताइए। क्या ऐसे कार्य हैं जिससे आपको जनता वोट देगी, और क्या ऐसे कार्य हैं जो उनसे छूट गए हैं और वो आप कराएंगे? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ, मैं जीरो बैलेंस से लड़ रहा हूँ। मेरा जीरो बैलेंस वहाँ पर कोर्ट में भी पहुँच चुका है, उनके पास जो अधिकारी हैं उनके पास, सबके पास। दूसरा, ये अपना ना कोई मकान है, ना कोई झोपड़ी है। हम बुद्ध विहार में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो हमें पैसे की तो ज़रूरत है नहीं बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बाई दीवे जीत जाते हैं तो हमने जो घूम घूम कर देखा है, बस्तियों में देखा है, झुग्गियों में देखा है, कहीं पे भी ये राजनीतिक फंडा ऐसा है कि मैं तो पहली बार आया हूँ, और मैंने घूमकर मतलब ये बात पहली बार देखी है कि वास्तविक में ही कि जहाँ जो गरीब है, जो महागरीब है, जो गरीब है, उसको वो वोट इस्तेमाल करते हैं। गरीबों का वोट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, और वो लाचार होकर
वहीं के वहीं तड़प के रह जाते हैं। ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने झुग्गियों में देखी, कहीं कोई सफाई नहीं है। पार्कों में देखी, अभी भी देख लो यहाँ पे पास नंदनगरी में पार्क है, कहीं में दूर मत जाओ, स्टाफ के पीछे दोस्त ये स्टाफ है जो यहाँ पे गगन के पास, उसमें देख लीजिए क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है कि यानी उसमें बैठने को भी सरकार रही बीजेपी की एमसीडी में, 15 साल सरकार रही है उनकी बीजेपी की एमसीडी में, उनका तो कहना है कि कूड़े सफा है, कुछ नहीं सफा है, कुछ नहीं सफा है। देखिए जिस बुद्ध विहार में मैं रहता हूँ, जिस बुद्ध विहार में मैं रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि समरसेबल के पानी से नहाता हूँ। वहाँ पर इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है जो हम उससे हाथ भी नहीं धो सकते। ऐसा आप पीते भी हैं? हम नहीं पीते, लेकिन हम उसे पिए क्यों? इतना गंदा पानी आता है तो हम उसको पिए क्यों? हम तो उसको बिल्कुल छूते भी नहीं हैं। लेकिन ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है ना, घर घर स्वच्छ पानी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और दिल्ली सरकार बिल्कुल, जहाँ पे बेचारों को पानी नहीं मिलता है और ये गाड़ियाँ भेज रहे हैं, उन गाड़ियों से पानी जा रहा है, समरसेबल का पानी जा रहा है, कहीं पे पानी बढ़िया मिल रहा है, कहीं पे बिसलरी का पानी मिल रहा है। फ्री का तो मिल रहा है ना लोगों को, फ्री का मिल रहा है। ये बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उनको फ्री का लालच जो है ना उनके मुंह लगा हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ से फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, ये सब कुछ में फ्री मिल, अरे तुम्हें क्या फ्री मिल रहा है? हम ये कहते हैं कि जो तुम्हारे फंड का पैसा है वो ये लोग इस्तेमाल करते, तुम्हें क्या सड़ा हुआ पानी देते? तुम्हें सड़ा हुआ पानी देते हैं, तुम्हें सड़ी हुई नालियाँ देते हैं, सड़ा हुआ रोड देते हैं, कहीं पे रोड खरंजा सही नहीं है। लेकिन मैं अगर जीता तो मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया बाई दी वे और पब्लिक ने मुझे समर्थन दे दिया और पब्लिक ने मुझे उठा लिया, तो मैं जो है ना, मैं काम इन लोगों के गरेबान से पकड़ पकड़ के खींच के ले आऊँगा मैं। इतनी तो मैं वो रखता हूँ। लेकिन कहें तो लोगों को आज की डेट में क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि जो काम की व्यवस्था है, काम जो खराब है उनकी व्यवस्था जो है ना, वो काम कराने की व्यवस्था है। वो लोग जो है ना यही शिकायत कर रहे हैं, हमसे कहते हैं कि बहुत से लोग बहुत जगह ऐसी अटपटी बातें आ जाती हैं कि वहाँ से हमें चलना पड़ता है। गालियाँ भी देते हैं इन नेताओं को। अच्छा, गलियों में गाय घूमती रहती हैं, उसके लिए क्या, आप अगर जीत जाते हैं तो उसके लिए क्या होगा? वो कोई ना कोई व्यवस्था जरूर है, उसकी व्यवस्था बनाई है। शेल्टर में बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सरकार कहती है हमने बना रखे हैं। अरे ये सब जो है ना खाली बातें हैं, थोती बातें हैं। ये जितनी भी सरकारें बैठी हुई हैं ये सब इन पर हावी है गरीब आदमियों पे। किसी भी गरीब आदमी का कोई भी सरकार काम नहीं करती है। दिल्ली की अगर बात करें हम, जगह जगह आप कॉलोनियों की भी बात करें तो नाली खरंजे काफ़ी जो है ठीक नहीं है कई जगह पे। तो क्या लगता है कि जब आपकी सरकार आ जाएगी तो ये चीज़ें पहले होंगी महत्वपूर्ण? ये चीज़ें सबसे पहले महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बहन जी के 4 बारी उनके शासनकाल में, आप मुझे बता दीजिए कौन से यहाँ का भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री बना है, कौन सा राष्ट्रपति बना है, कौन सा MP MLA बना है, कौन सा सांसद ऐसा बना है जिसने बहन जी जैसा काम किया हो? मुझे एक भी बता दीजिए, गिना दीजिए शुरू से लेके और एंड तक जो बहन जी ने काम किया अपने शासनकाल में। उनके शासनकाल में यानी अफसर जो है उसकी कांपते थे और वो नींद खुली और उनकी तैयार होकर सीधी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। उनका इतना सख्त कानून था। और कहीं पे भी उन्होंने गरीबों के लिए मकान दिए, उन्होंने गरीबों के लिए यानी प्लॉटिंग दी, उन्होंने गरीबों के लिए यानी जो है ना ये वृद्धा पेंशन दी, ये सारे काम। और जो उन्होंने जो गांव की ज़मीनें जो पड़ी थी जिन लोगों के कब्जे में थी, वो वहाँ से छुटा कर इन गरीबों को उन्होंने वो दिए, है ना। तो उनमें बहन जी के जैसा काम शायद, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई आदमी अगर सम्राट पैदा हुआ तो दूसरा सम्राट, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी सम्राट अगर पैदा हुई तो यहाँ पर
मायावती पैदा हुई, इससे पहले कोई भी चाहे प्रधानमंत्री बना हो या कोई भी कुछ भी बना हो, लेकिन वो कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ इतिहास में। लेकिन कहते हैं उन्होंने जो फंड आता था उसका कहीं ना कहीं ऐसी जगह उपयोग किया है, जैसे कि उन्होंने बहुत जगह आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा में हाथी बना दिए, पूरा पार्क, जो कि मानते हैं वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे पैसा खर्च कर दिया जो खाली घूमने की थी। अब मैं बताऊं इसके बारे में बात हम्म, कि मैं तो वहाँ पे 2-2, 3-3 महीने, 2.5 महीने रह के आया हूँ। हम्म, जिस जगह बहन जी ने जो पैसा खर्च किया है, हम्म, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है हम्म, कि जो लोग जाते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं, तमाम दुनिया के लोग जाते हैं, तमाम पैदा होती है, करोड़ों रुपया रोज डेली आता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट खा रही है, कौन खा रहा है? हम्म, मायावती को मिल रहा है वो पैसा। हम्म। मायावती ने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया। क्या और लगता है अपने समाज के जो लोग हैं, हाँ बहुजन समाज के जो लोग हैं, हाँ उनके लिए पार्क की व्यवस्था नहीं थी, घूमने जी के लिए स्थान नहीं था, इस जी। वजह से बनाया गया। ना 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 ना, ये बात नहीं है। हम्म, उन्होंने जो भी जहाँ पे भी जैसा भी बनाया, वो सब पर्यटक के केंद्र बनाया हम्म। कि दूर के बाहर के लोग आएंगे और उसकी सुंदरता को देखेंगे। नोएडा को सुंदर बनाया है। सुंदर बनाया सुंदर है। बनाना कोई देखिए, गलत बात थोड़ी ना है। कोई गलत बात नहीं है। देखिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, महामाया वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, और तमाम दुनिया के हैं हॉस्पिटल बनाए, तमाम स्कूल बनाए। उन्होंने बहुत इतना काम किया है बहन जी ने कि जिसको एक लिस्ट में अगर गिनाया जाए तो कहीं लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में, 20 हजार 30 हजार की संख्या में यानी स्कूल खुलवाए गरीबों के लिए। अच्छा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें देखा जाए तो दिल्ली सरकार के भी जो हैं स्कूल हैं, बात करें हम हॉस्पिटल हैं, और केंद्र सरकार के भी हैं। बात करें हम एमसीडी में, यदि आप लोग आ जाते हैं तो स्कूलों की जो व्यवस्था है, कहते हैं केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और कहते हैं केंद्र की सरकार ने भी अपने स्कूल है जो उसमें भी बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बात करें हॉस्पिटल की भी, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको क्या लगता है, क्या खामियां हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जो है ना, हम अभी उनमें घूम के नहीं देखा है हमने, किसी भी हम स्कूल के अंदर नहीं गए हैं अभी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हम देख रहे हैं कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है एमसीडी के स्कूलों में, जो बच्चों के लिए शिक्षा दी जा रही है, एक भी बच्चा सही तरह से पढ़ रहा नहीं है, उसमें पढ़ाई नहीं मिल रही है उनको। बस उनको चने मिल गए और हलवा मिल गया, ये खाना मिल गया, बस वही पढ़ाई है इनके पास, और कोई पढ़ाई नहीं है। बात करें हम अगर आप जीत जाते हैं तो मुख्य आपका जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, एक शिक्षा का, आपका मुद्दा ये रहेगा शिक्षा को जो ना सुधारना, वो भी गरीबों के बच्चों के लिए। जैसे बाबा साहब ने कहा था, संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। वही देखिए, हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं। बाबा साहब ने इसी शिक्षा हमारे लिए की थी। आज हम इस लायक हैं कि ये बाबा साहब की ही मेहनत से आज हमारे ऊपर ये तन पे जो कपड़ा है, ये बुद्ध का कपड़ा है, ये उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का प्रयास है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कैसे बनाएंगे ये हिंदू राष्ट्र? इस भारत के अंदर अनेकों प्रकार से यानी जातियां अलग अलग धर्म को मान रही हैं। कोई मुस्लिम को मानना है, कोई ईसाई को मानना है, कोई जैन को मानना है, कोई पारसी को मानना है, कोई बौद्ध को मानना है, कोई सिख को मानना है, और कोई रविदास धर्म को मानना है। तो किसको हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। ये कैसे बदलेंगे? किसको बदलेंगे? बदल के दिखाएं हमें। ये कुछ नहीं। तो जनता तो वोट देगी ना कि उनको तो मंदिर चाहिए, उनको मस्जिद चाहिए। नहीं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक। अयोध्या में कितना अच्छा मंदिर बन गया, कितनी खुश है जनता। ये आरएसएस वालों का एक एजेंडा है, उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, और ये लोगों को भड़काते हैं, और लोगों को भड़काकर और उनको काट मार कराते हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम का इन्होंने कराया। विकास भी करते हैं सर। विकास करते होंगे, यहाँ पे करते होंगे, विकास करते होंगे जो उद्योगपति हैं उनमें। गरीबों में इन्होंने कोई विकास नहीं किया है।
कहीं पे भी कोई विकास नहीं किया है। लेडीज से बसों में जा रही हैं, दिल्ली सरकार की हम बात करें तो फ्री है। जब ये लेडीजों के लिए, वृद्धाओं के लिए वो फ्री कर दिया, क्या पेंशन ऐसा फ्री है, ऐसा राशन तक फ्री मिल रहा हाँ, है। ये सब कुछ फ्री मिल रहा है। अरे इस फ्री मिलने से फायदा ही क्या है? अब तो बीजेपी सरकार ने जो है वो 2-3 महीने का और बढ़ा दिया है। भाई इन्होंने गैस सिलेंडर दिए, बढ़ा दो वो कुछ भी बढ़ा दो, इन्होंने गैस सिलेंडर दिए। उनके गैस सिलेंडर खाली कहाँ पड़े? जिसके पास पैसा ही नहीं है, जब गैस उसकी ख़त्म होगी और जितने का गैस इतना महंगा है तो वो कहाँ से भर पाएगा साहब? वो सिलेंडर उठा के उन्होंने ऊपर फेंक दिए, अपनी चूल्हे की रोटी खा रहे वो। तो यानी कि अगर बहुजन समाज पार्टी एमसीडी में आ जाती है तो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़े की हो, चाहे वो खड़ंजों की हो, चाहे वो लाइट स्ट्रीट की हो, जो गलियों में होती हैं लाइटें, वो सारी समस्या हल होंगी। बात करें हम भंते जी, सीलिंग की बड़ी समस्या रहती है, आए दिन दुकानदारों की दुकानों पे सीलिंग लग जाती है, इसके लिए क्या रहेगा? देखिए, मैं इसके बारे में कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो सारे यही लोग बैठे हुए हैं। आज तक की सत्ता की जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर जितना भी है, यानी यहाँ का आदमी राष्ट्रपति तो बन सकता है दलित, राष्ट्रपति बन सकता है दलित, राष्ट्रपति मुसलमान बन सकता है, राष्ट्रपति और कोई जाति का बन सकता है, लेकिन यहाँ का दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। क्यों? खतरा है क्या? खतरा है इनसे, इस बात से खतरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इनके अंदर कुछ इंसानियत है, कुछ मानवता है, तो एक बार मायावती को प्रधानमंत्री बना के दिखा दे, वो पूरी दुनिया ना पलट के रख दे 5 साल के कार्यकाल में, तो सब कुछ बदल जाएगा यहाँ का। अच्छा, इतिहास बदल जाएगा यहाँ का। चलिए, आपके तो हमने सुन ही लिया कि आपके मेन उद्देश्य क्या रहेंगे। जिस तरीके से आपने कूड़े की बात करी कि सबसे पहले आप उसको ठीक करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था ज़्यादा रहेगी। लास्ट में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं अपील करेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं आपके कल्याण के लिए जो भी आपके काम हैं वो मैं करूँगा, और आप बसपा के लिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य साधुओं की तरह हम साधु नहीं हैं जो झूठ बोलें और छल कपट करें। हम बौद्ध भिक्षु हैं, आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। अगर आप हमारी मंगल कामना से आप हमारे हित में खड़े हो जाओगे तो हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ हम सबक दिखा देंगे, बता देंगे कि आप काम ऐसे होते हैं। यानी कि आपको लगता है कि जनता धर्म के नाम पे नहीं, जनता जात के नाम पे नहीं, जनता विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमें आपका विकास से हम विकास कराएंगे आपका। एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए हमें विकास करके दिखाएंगे हम आपको। हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ जो फंड पैसा मिलेगा, जो फंड आएगा, अगर जीत जाते हैं हम, और जो फंड हमें मिलेगा वो हम तो जनता के हित में लगाएंगे। ठीक है सर। जहाँ जहाँ मतलब जो है ना, जो गंदगी है उस गंदगी को हटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भंते जी। तो देखा आपने जिस तरीके से भंते जी ने बताया कि जनता के बीच ये किस आधार पर जाएंगे और किस आधार पर ये वोट मांगेंगे। जिस तरीके से इन्होंने मायावती जी के कार्य भी बताए, और इन्होंने कहा भी अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे पहले जो गंदगियाँ फैली हुई हैं समाज के अंदर, या फिर हमारे घरों के अंदर, या फिर हम कहें तो पूरी कॉलोनियों में, पूरे दिल्ली में जो गंदगी फैली है उसे हटाएंगे। तो आपको जो उचित लगता है, क्योंकि आपका वो निजी अधिकार है, आपका संविधान में ये वोट डालने का अधिकार जो है संविधान ने आपको दिया है, तो आपका वो पर्सनल अधिकार है कि आप किसको देंगे वोट, आपका खुद का अधिकार है। तो आप लोग वोट उसे ही दीजिए जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये हमारा विकास इन्होंने किया है और आगे भी करेंगे। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।